तो भारत के सवाल में आज एक खास चर्चा पर सार्थक बहस करने का मैं प्रयास करूंगा। मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आज मैं आपको भारत के सवाल का टॉपिक बता देता हूं। वो टॉपिक है हमारे संविधान से जुड़ा हुआ, उसमें जोड़े गए कुछ शब्दों को हटाने का या उस पर बहस करने का, और उसके बाद एक अलग ही बहस शुरू हो गई है। अब मैं विस्तार से आता हूं उस टॉपिक की तरफ। देखिए, आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं अब कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने संघ और बीजेपी की जड़ों को लेकर एक बड़ा बयान भी दे दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया है, आरएसएस बीजेपी एक्सपोजे हो गई है। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, न्याय की बात करता है। उधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दत्तात्रेय होसबोले के बयान का समर्थन किया है, जिसके बाद सियासी घमासान मच चुका है। पहले से ही विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तलवारें खिंची हुई थी। ऊपर से होसबोले के बयान के बाद यह विवाद और बढ़ गया है। अब इस बहस की कितनी जगह है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, इस पर करूंगा मैं सार्थक चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट। आरएसएस ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने और इसे हटाने की बात कही है। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द इमरजेंसी के दौरान शामिल किए गए थे और ये कभी उस संविधान का हिस्सा नहीं थे जिसे बी.आर. अम्बेडकर ने तैयार किया था। और एक बात, इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान का केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समर्थन किया है और कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा है। जातियों के आधार पर विद्वेष नहीं फैलाया गया। आत्मवत सर्वभूतेषु ये भारत का मूल भाव है। वसुदैव कुटुंबकम ये भारत का मूल भाव है। सबको स्नेह करो, सबको प्यार करो, ये भारत का मूल भाव है। वहीं दत्तात्रेय होसबोले के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस आरएसएस पर हमलावर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की सोच ही संविधान विरोधी है। एक बार फिर 2022 में जो साजिश थी चुनाव में, अब की बार 400 पार, संविधान अम्बेडकर का बदलने का एक जो इरादा था, जनता ने नकार दिया। लेकिन कहीं न कहीं वो पीड़ा दत्तात्रेय जी की जुबान पर आ गई, वो हिडन एजेंडा है। उधर इस मुद्दे पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी संविधान विरोधी हैं और इन्हें इस चुनाव में संविधान प्रेमी बिहार के लोग करारा जवाब देंगे। पहले से ही संविधान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खिंची हुई हैं और ऐसे में आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने आग में घी डालने का काम किया है। यही वजह है कि इस बयान पर सियासी तूफान मचा हुआ है जो फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये बड़ा टॉपिक है जिस पर एक बार फिर से देश में बहस सुगबुगाहट तो हो ही गई है। जहां विपक्ष कह रहा है ये तो एक बार फिर से इनके चेहरे से पर्दा हमने हटा दिया है। अभी आपने कांग्रेस के सीनियर मोस्ट चेहरों को सुना, वो भी ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो 2022 में कर रहे थे, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और सामने आप देखेंगे तो बिहार के चुनाव भी हैं, तो उससे पहले एक बार फिर से ये अपने वोट बैंक को साधना चाह रहे हैं। एक बार फिर से जो पूरी लड़ाई है ना, ये वापस संविधान के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रही है क्या, इस पर मैं करूंगा बात। मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे साहब जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आरएसएस की जानकार, आरएसएस की समर्थक डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा मेरे साथ जुड़ेंगी। गौरव जैन एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, मेरे साथ जुड़ेंगे। विवेक कोडे साहब जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं।
क्योंकि इस डिबेट में मेरे साथ कई और एस्टीम पैनल जुड़ेगा। दुबे जी मेरे साथ बन चुके हैं, कोरडे साहब मेरे साथ हैं। दुबे जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगा, क्या एक बार फिर से, क्योंकि कई स्टेट्स में चुनाव है, अभी बिहार है, फिर बंगाल है, ये सियासी लड़ाई एक बार फिर से संविधान के इर्द गिर्द घूम गई क्या? एक बार फिर से संविधान के आसपास आ गई क्या? और आज जो दत्तात्रेय होसबोले जी ने बोला, इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर रायशुमारी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार इमरजेंसी को लेकर कई प्रोग्राम चला रही है। उसी में से एक प्रोग्राम में यहां पर मौजूद थे, और सिर्फ आरएसएस नहीं, के शिवराज सिंह चौहान यहां पर मौजूद थे, बड़े फेसेस में नितिन गडकरी साहब इसी प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी का सपोर्ट भी इसमें अब नजर आ रहा है। क्यों मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते आप मुझे बताइए प्लीज। देखिए रोहित भाई, भारत के इतिहास में कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं और कुछ कड़वी सच्चाइयों से जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको सामना करना ही पड़ेगा जी। उनसे जो गलतियां हुई हैं, उनसे जो भूल हुई है, हाँ। वो इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं। ठीक है। और देखिए, जो सामंती सुरूर और सामंती गुरूर में कांग्रेस पार्टी कभी रहा करती थी, जी। मैं इसलिए इस शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं कि देखिए, तानाशाह की तरह जब आपातकाल देश के ऊपर लगाया गया तो सिर्फ विरोधी जो पार्टियों के लोग हैं उनको नहीं बंद किया गया जी। 250 से ऊपर पत्रकार भाई जो थे उनको जेलों के अंदर ठूस दिया गया। ठीक ना है। बच्चे देखे गए, ना बुजुर्ग देखे गए। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, सिर्फ लालू यादव और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव नहीं, जो आंदोलनकारी थे, जयप्रकाश नारायण जी, लोहिया जी, जो इतने बड़े विचारक थे, उन सबको जेलों के अंदर डाल दिया गया। हाँ। बिना किसी कसूर के। तो ये जो तानाशाही लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपमानित करने का प्रयास कांग्रेस की उस समय की सरकार ने किया था, वो तो इतिहास में दर्ज हुआ है। ठीक है। हौसले दत्तात्रेय साहब जो बोल रहे हैं, हाँ। वो जो तार्किक रूप से बातों को रख रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। हाँ। और इतिहास में दर्ज हो चुकी है। ठीक है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को भारत जो है दिलो जान से मानता है, हम उसको सराखों पर रखते हैं। हाँ। और आज उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर के संविधानों पर यह देश आगे चल रहा है और उन्नति कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने वाले लोग एक बात को समझना चाहिए जी। कि जब पहली बार पूर्ण बहुमत से सरकार आई थी, उसके बाद दूसरी बार प्रचंड बहुमत से आई, तब क्या कोई छेड़छाड़ किया था? जो ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार 400 पार होती तो संविधान बदल दिया जाता, आरक्षण खत्म कर दिया जाता। अरे जब वो 2 बार से बहुमत में थी, उसने संविधान की रक्षा की, उल्टा संविधान दिवस मनाया। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बात है। महाराष्ट्र चुनाव उसके बाद ही हुआ था। महाराष्ट्र चुनाव में विधानसभा में बीजेपी कह रही है कि ये फैक्टर चल गया था, लेकिन फिर लोकसभा चुनाव हुए, बाकी चीजें हुई, सारी चीजें धरी की धरी रह गई। तो लोगों ने भी कहा कि भैया ऐसी कोई बात है नहीं। और बीजेपी ये कह रही है कि एक फेक नैरेटिव विपक्ष फैला रहा था। विवेक सर, मैं आपके पास आ गया, मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं, मेरे साथ मेरा अनिल पैनल जुड़ चुका है। प्रेरणा मल्होत्रा बहुत स्वागत, गौरव जी बहुत स्वागत, और कोडे साहब और दुबे साहब तो मेरे को पहले ही ज्वाइन कर चुके थे। एक बार फिर से मैं आप सभी को नमस्ते करता हूं। कोडे साहब, मैं आपके पास आ गया। मैं, क्योंकि आजकल आप जान ही रहे हैं 25 तारीख इमरजेंसी, आपने भी इसको लेकर कई सारे डिबेट्स में बहुत कुछ कहा, मैंने सुना, मैंने भी कई सारे डिबेट्स की इसी प्लेटफॉर्म पर की। तो मैंने कांग्रेसी प्रवक्ताओं से पूछा कि जब राहुल गांधी कह रहे हैं एब्सोल्युटली इट वाज अ मिस्टेक, फिर वहां पर एक राजनीतिक विश्लेषक साहब थे, मैं एक्सक्लूसिव नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए मैंने एक इंटरव्यू तब भी देखा था, इंदिरा गांधी जी ने खुद माना था कि गलती हुई है, इमरजेंसी गलती हुई है। तो ऑब्वियसली कांग्रेस की लाइन और लेंथ में यही समझने का प्रयास कर रहा था। अगर ये कांग्रेस को लगता है कि गलती थी इमरजेंसी, राहुल गांधी को ये लगता है गलती थी इमरजेंसी, तो आज जो दत्तात्रेय साहब बोल रहे हैं कि इमरजेंसी के वक्त में बैकडोर से संविधान में इन शब्दों को जोड़ दिया गया, इस पर बहस होनी चाहिए। कांग्रेस का इस पर ऑफिशियल स्टैंड मुझे सबसे पहले बताइए, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे ये बताइए। देखिए, हमारा जो स्टैंड है वो राहुल जी ने स्पष्ट किया। राहुल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है जी कि बीजेपी का जो नकाब है वो फिर से एक बार उतर गया है। जी। बीजेपी संविधान की जगह मनुस्मृति को लाना चाहती है। संविधान उनके लिए कोई मायना नहीं रखता। ठीक है। आरएसएस और बीजेपी का असली एजेंडा तो संविधान को नष्ट करने का है, और आरएसएस का ये सपना देखना बंद करे, आरएसएस और बीजेपी, कि हम संविधान नष्ट करें। ठीक है। देखिए, इमरजेंसी की जहां तक बात है, उसमें जो एट्रोसिटीज हुई, जो अतिरेक हुआ, उसके लिए गलतियां जो हुई जी, उसको कबूल कर चुके और उसको अभी 50 साल। ये जो 76 का जो अमेंडमेंट आप कह रहे हैं जी,
कि जिसमें ये जो सेक्युलरिज्म यानी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये सेक्युलर, शब्द का अंतर्भाव हुआ, यस, वो हमारे संविधान का आत्मा। डॉक्टर अंबेडकर जी के बाद का जिक्र यहाँ हुआ। हाँ, अंबेडकर जी ऐसा मानते थे हाँ, कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है और हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वो दोनों में ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता ये शब्द आते हैं। विवेक सर, यू आर वेरी सीनियर। मैं जानता हूं कि मैं गलती कर रहा हूं आपके बीच में बोल के, लेकिन प्लीज आप ही कंटिन्यू कीजिएगा। यही तो बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया जा रहा है कि एक तरफ तो राहुल गांधी और कांग्रेस की तमाम लीडरशिप हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर जाती है और दूसरी तरफ बैकडोर से उन्होंने संविधान का गला घोटने का काम किया। वो कहते हैं कि 84 में भी संविधान की हत्या हुई थी, वो मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। इसके अलावा जो इमरजेंसी लगाई वो भी लोकतंत्र की हत्या थी, और बैकडोर से जो ये शब्द जोड़े गए, यानी जो आप बता चुके हैं समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये नहीं था बाबा साहेब के संविधान में। ये आरोप है आप पर, प्लीज। देखो, ये बैकडोर ये शब्द आप कृपया इस्तेमाल मत। भारतीय संसद ने हाँ, इन दोनों शब्दों की मंजूरी दी है, लेकिन मुझे अपने टोका तभी से मैं आगे शुरू कर। हाँ सर, प्लीज वहीं से बोलिए। हाँ, ये शब्द हाँ, इंसर्ट करने की जरूरत इंदिरा जी को किस लिए पड़ी? किस लिए पड़ी? क्योंकि इंदिरा जी द्रष्टा थी। उन्हें मालूम था कि ये संविधान विरोधी शक्तियां है जो मनुस्मृति का पुरस्कार करती और जाहिरता किया है। ये जो कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम जी, जब गोलवलकर जी खुद ये लिखते हैं कि इस देश के अंतर्गत शत्रु ये मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है और कम्युनिस्ट है, तो ये वसुधैव कुटुंबकम ये सिर्फ बोलने की बात है। जहां हमारे करोड़ों दलितों को असतुष्ट करके सब अधिकार नकारे गए जी, उस मनुस्मृति का समर्थन करते हैं। तो ये वसुधैव कुटुंबकम बोलने की इनकी कोई हैसियत ही नहीं। ठीक है सर, ये सिर्फ उनका दिखावा है। ठीक है, उनको हिंदू राष्ट्र लाना है और वो शब्द इसलिए इंसर्ट किए गए कि जब भी संविधान आया तभी मैं चाहे तो मैं पढ़ के दिखाता कि उन्होंने क्या कहा था। सबसे पहले इनके जो आइडियोलॉग है सावरकर जी, सावरकर जी ने क्या कहा था कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने और उसका स्वीकार करने के दौरान आरएसएस चाहता था कि उनके सपनों में जो हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हमारा संविधान मनुस्मृति भाई वीर सावरकर ने थोड़ी ना संविधान बदला था। सही बात। वीर सावरकर थोड़ी ना सरकार में थे। आप बीच में मैंने टोका नहीं है आपको। आप तथ्यों को गलत तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। कांग्रेस का यही काम है कंफ्यूज करना। आप कांग्रेस तानाशाही के कारण इंदिरा गांधी जी का चुनाव निरस्त कर दिया गया था, इसलिए इस देश के अंदर आपातकाल लगाया गया। सत्य बताइए। दुबे जी, आई गिव यू टाइम। दुबे जी, मैं आ जाऊंगा आपके पास। कोडे सर प्लीज, कोडे सर प्लीज बोलिए। मैं वापस आ रहा हूँ दुबे जी। कोडे साहब 30 सेकंड में कंक्लूड कीजिए। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है क्या? ये बात बताओ। क्या आप निकालना चाहते हैं क्या? ये दो शब्द आप निकालना चाहते हैं क्या? आप भारतीय संविधान ने जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का पुरस्कार किया है उसके खिलाफ है क्या? ये बात पहले बताऊं। और अगर आप खिलाफ नहीं है तो ये निकालने की कोशिश क्यों हो? विवेक सर प्लीज, आप बहुत सीनियर है, यकीन मानिए आप जो बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूं, मैं लिख भी रहा हूं, आपके पॉइंट्स बहुत स्ट्रांगली आ चुके हैं मेरे पास। लेकिन आज वही सरकार है, आज वही सदन है। आपने एक शब्द पर बोला आपत्ति है आपको, बैकडोर। चलिए, आपकी सीनियरिटी को देखते हुए मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन आज वही सरकार सदन में वापस अगर इन शब्दों को हटाने के लिए चीजें लाए, नंबर्स गेम में आपके पास भी कुछ नंबर्स होंगे, सरकार के पास भी कुछ नंबर होंगे, तब भी बैकडोर नहीं होगा, फिर देश में संविधान खतरे में कैसे? इस सवाल को लेकर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन प्लीज एक रिएक्शन में सबसे ले लूं विवेक सर, फिर मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर प्रेरणा, मैं आपको दूंगा एक बार। डॉक्टर प्रेरणा और मेरे साथ गौरव साहब भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रेरणा, दत्तात्रेय होस भोले साहब ने जो बोला, उसके बाद राहुल गांधी और अभी आपने विवेक सर को भी सुना। विवेक सर तो कह रहे हैं कि मनुस्मृति 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 इसी दिशा में बढ़ेगा क्या देश आगे? क्योंकि मैं तो सरसंघचालक मोहन भागवत जी को सुन रहा हूं, तो वो तो कह रहे हैं एक रहोगे, और ये पूरे नारे, ये एक पूरी आत्मा है। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ वक्त में, हिंदू राष्ट्र, हिंदू अकेला नहीं हो सकता, भारत में सिर्फ हिंदू भी नहीं रहेंगे, मुसलमान भी इसलिए सुरक्षित है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य राज है। जब भागवत साहब इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं तो एकाएक इन शब्दों को लेकर आरएसएस क्या एक बार फिर से एक्सपोज हुई है, जो कि आरोप लग रहा है आप पर, आरएसएस पर?
ऐसा है, मैं आरएसएस की प्रवक्ता नहीं हूँ रोहित जी, लेकिन आपने मुझे जानकार के नाते राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बुलाया है। जी जी जी। तो मैं विवेक जी को करेक्ट करना चाहूंगी कि जो अंबेडकर जी का रेफरेंस देकर आपने कहा जी। कि अंबेडकर जी की ये मंशा थी, ये बिल्कुल भी नहीं थी। और मैं कोट करती हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जब बहस हुई तो प्रोफेसर केटी शाह ने कहा था कि ये शब्द डाले जाने चाहिए प्रियम्बल के अंदर, और अंबेडकर जी ने उसको स्ट्रांगली अपोज करते हुए कहा था, और मैं कोट करती हूँ, माई ऑब्जेक्शंस आर टू, द कॉन्स्टिट्यूशन इज merely a mechanism, what should be the policy of the state must be decided by the people themselves. ठीक। It cannot be laid down in the constitution. That is destroying democracy altogether. तो अंबेडकर जी का यह मानना था ठीक कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ये सारे प्रावधान इन आइडियल्स को लेकर वो पहले से हैं, तो ये अलग से शब्दों की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि ये जो शब्द हैं अपने आप में, आपने भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का उपयोग किया जी। मैं चूंकि एक प्रोफेसर हूं और भाषा को भी पढ़ती और पढ़ाती हूं, तो सेक्युलर शब्द हमारे कॉन्टेक्स्ट से ही नहीं आया है। ये आयातित शब्द है और इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है। सेक्युलर के लिए ना धर्मनिरपेक्ष हो सकता है ना कुछ और हो सकता है। ये सेक्युलर ही शब्द है, हिंदी में कोई शब्द नहीं है। तो ना ये हमारा शब्द है, ये यूरोप से आया जहां पर चर्च और जो बिल्कुल परफेक्ट। डॉक्टर प्रेरणा, मैं जिस मंशा के साथ आपके पास आया था ना, आपने मेरे लिए बहुत आसान कर दिया, और यकीन मानिए इस तरह के पैनल के साथ जुड़ना इट्स माय प्लेजर ऑलवेज। जैन सर, मैं आपके पास आ गया, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप जो है कोर्ट कानून को भी जान रहे हैं, हमारे संविधान को भी आप पूरा देख रहे हैं, समझ चुके हैं, कई सारी चीजों पर आपकी एक्सपर्टीज भी है। जैन सर, इस पूरे विवाद को आप कैसे देख रहे हैं? मैंने क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक से तो मैं पूछ सकता हूं कि बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, बिहार के चुनाव, मुझे ये बताइए कि जब मैं आपसे सवाल लेकर आ रहा हूं, आपके सामने ये चीजें आ रही हैं, ये तथ्य आ रहे हैं, कोडे साहब की अपनी एक एनालिसिस है और डॉक्टर प्रेरणा ने भी बता दिया, उन्होंने भी कोट कर दिया कि भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कुछ कहा था, कैसे उन्होंने अपना बोला था कि नहीं ये चीज़ों की नहीं होनी चाहिए, और दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है कि संविधान की हत्या वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं संविधान के कोतवाल तो हम ही हैं। ऐसे में गौरव जैन इस पूरे मसले को कैसे देख रहा है? जी देखिए, अगर इस पूरे मुद्दे को आप राजनीति के अलग करके देखें, बियॉन्ड राजनीति देखें, तो कोई भी कानून अगर बनता है या संविधान में कोई भी अनुच्छेद होता है तो उसके पीछे एक लंबी बहस हुई थी और एक लंबी फहरिस्त रहती है जिसको लेकर के वो चीज वहां डाली गई। अब बात करेगी यहाँ पर टर्म सेक्युलरिज्म की। अभी जो प्रेरणा जी उन्होंने एक अच्छी बात करी कि डेमोक्रेसी को लेकर के अम्बेडकर जी ने क्या कहा था। उसी 1948 में अम्बेडकर जी ने जब ये सेक्युलर शब्द के ऊपर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने ये बोला था कि ये शब्द न डाला जाए, लेकिन उन्होंने बोला था कि इंडिया शैल हैव नो रिलीजन एंड एवरी रिलीजन शैल स्टैंड इक्वल। तो जो बात है सेक्युलरिज्म की, देखिए सेक्युलरिज्म उन्होंने सही कहा कि कमिंग टुगेदर जो है आपका यूरोप में जो है सेपरेशन ऑफ चर्च ऑफ स्टेट को लेकर के, हिंदुस्तान में जो धर्म निरपेक्षता है वो इक्वल डिस्टेंट होता है कि सभी रिलीजन्स को समानांतर रूप से आप सम्मान करें। तो बात वही है। दूसरी बात, यहाँ पर 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25। तीनों को अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म के तरफ ही इंडिकेट करता है। तीसरी बात उन्होंने कही कि सेक्युलरिज्म जो शब्द है वो सिर्फ क्या बोलते हैं आपका इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया 76 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। इसीलिए कोई भी चीज जो डेमोक्रेसी के दौरान हुई है उसे नेगेट कर देना चाहिए कि डेमोक्रेसी के दौरान हुई है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी, जबकि ये जो बात है वो पूरी तरीके से गलत है। ये जो शब्द डाला गया था 1973 में केशव आनंद भारती केस हुआ था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरा वो दिया था, एक लंबा सा जजमेंट दिया था कि क्या क्या चीजें हैं जो आप भारत के संविधान में बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। उसमें से जो 2 चीजें थी वो सोशलिस्ट और आपका सेक्युलर था। तो ये जो चीज थी इमरजेंसी लगने से 3 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था, और बाद में जब उसे जोड़ा गया तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि वहां पर पहले ही उसकी व्याख्या हो रही थी, भले ही वो एक्सप्लिसिटली ना हो लेकिन वो जो चीज थी वो इम्प्लाइड थी। तीसरी बात, अगर आप आएंगे 1984 में तो एक और केस था, एसआर बोमई केस था 1994 में, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रीअफर्म करा था कि जो आपका सेक्युलरिज्म है दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको छेड़ नहीं सकते।
सकते। आप जो बात कर रहे हैं, जैसे अभी किसी ने बोला था कि यहाँ पे अगर नंबर होंगे तो हम चेंज कर देंगे। आप नंबर नहीं, आप सब कुछ ले आइए आप, लेकिन बेसिक जो डॉक्ट्रिन है उसको आप चेंज नहीं कर सकते संविधान की। ठीक है। चौथी बात, जो एक और बात अभी भाजपा के लिए ने बोला था कि भारत को सेक्युलर नहीं होना चाहिए, हम नहीं है। अभी जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा चल रहा था 2018 में शायरा बानो करके, तो उसमें जो मुकुल रोहतगी थे अटॉर्नी जनरल थे उस टाइम पे, तो उन्होंने सरकार की तरफ से खड़े होके बोला था कि हमें ये अपना हटाना है, ट्रिपल तलाक हटाना है और हिजाब हटाना है, क्योंकि भारत एक सेक्युलर देश है और सेक्युलर देश में इस तरीके की प्रैक्टिसेस नहीं हो सकते। तो ये जो डिसाइड है ये करना, अगर मैं बात करूं राजनीतिक के तौर पे, तो राइट विंग वालों को करना चाहिए कि आप एक तरफ कन्वीनियंस के तौर पे देख सकते हैं कि सेक्युलरिज्म का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि हम सेक्युलर नहीं है। सो दैट इज फॉर देम टू डिसाइड, लेकिन संविधान में साफ है कि इंडिया वाज अ सेक्युलर कंट्री इवन फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, इट शैल रिमेन सो नो मैटर व्हाट हैपेंस। पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। अब मैं आ गया दुबे जी आपके पास, आप हाथ भी उठा रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन दुबे जी अगर गौरव जैन कह रहे हैं कि आप बदल ही नहीं सकते तो रह रहकर ये विषय उठाना। रोहित भाई, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और निश्चित तौर पे बड़ों का सम्मान करना आप जानते हैं जी। आपने विवेक जी का सम्मान किया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जब देश की बात आती है ना, तो देश सर्वोपरि होना चाहिए, उससे ऊपर तो कुछ नहीं सर। कांग्रेस हमेशा से यही भूल करती रही। कांग्रेस ने परिवार को देश के ऊपर रख दिया। देखिए, इमरजेंसी जो लगाई गई थी उसका कारण क्या था? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का चुनाव निरस्त कर दिया गया था। इस कारण से उन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी, और इस इमरजेंसी का जवाब जो जनता ने दिया वो इतना करारा जवाब दिया कि इंदिरा गांधी बुरी तरह से अपना चुनाव हार गई। जिन लोगों को, आंदोलनकारियों को उन्होंने जेल के अंदर बंद किया था, वो सभी लोग चुनाव जीत गए, एक से एक चेहरे चुनाव में जीत करके आए। तो जनता ने जिस प्रकार से कांग्रेस की इस नीति को नकार दिया, ये कांग्रेस को समझने वाला विषय था। और जो कांग्रेस लगातार 2024 के लोकसभा के चुनाव के पहले बार बार ये कह रही थी कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी, बीजेपी आएगी तो आरक्षण बदल देगी, वही लोग लगातार संविधान के अंदर। नहीं, पर मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब मैं अपने देश की बात करता हूँ, भारत की बात करता हूँ, हिंदुस्तान की बात करता हूँ, तो ये दो शब्द रहें प्रेम्बल में रहें या ना रहें, ये तो हमारी आत्मा है। हम समाजवाद की भी बात करते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता की भी बात करते हैं, तो इस विषय पर इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों? मेरे मन में भी एक सवाल है, आप सारे लोग मुझसे सीनियर हैं, डॉक्टर प्रेरणा, विवेक जी, आप बहुत सीनियर हैं, इसलिए मैं आपको सुनता हूं तो कुछ सीखता भी हूं, कुछ चीजें ग्राफ भी करूंगा आप लोगों से। लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि अगर संविधान में दोनों शब्द हो, इस पर विवाद है, ना हो, इस पर विवाद है, क्या इससे वाकई भारत की आत्मा पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है? देखिए, मैं प्रेरणा जी ने जो मुद्दा यहाँ उपस्थित किया कि सेक्युलरिज्म ये पाश्चात्य कल्पना है, मैं ये मानता हूं कि कोई कल्पना परकीय है करके बुरी नहीं होती और स्वकीय है करके अच्छी नहीं होती, और वाइस वर्सा जी। सेक्युलरिज्म जो वेस्टर्न हिसाब में देखा गया है, उसका मतलब सीधा ये है कि चर्च से या धर्म सत्ता से राज सत्ता की पूरी फारकत, हाँ। यानी राजा का हिस्सा राजा को मिले, भगवान का हिस्सा भगवान को मिले। ठीक है। भारतीय संविधान इस तरह का सेक्युलरिज्म नहीं चाहता। हमारा सिर्फ सर्व धर्मों का आदर करना, सब ये हमारे सेक्युलरिज्म का धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, और हमारा स्टेट कोई धर्म का भलाई नहीं करेगा ना बुराई करेगा, ये हमारे सेक्युलरिज्म का अर्थ है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए ये इस तरह का अर्थ किया गया कि अगर नहीं होता ये तो भारतीय संविधान हिंदू कोड बिल नहीं बना सकता था, जिसका आरएसएस का विरोध था। भारतीय संविधान ये आज जो ट्रिपल तलाक जो रद्द किया गया है वो भी रद्द नहीं किया कर सकता था। इसलिए हमारे भारतीय संदर्भ में ये सेक्युलरिज्म शब्द है। आपने समाजवाद पर बिल्कुल कोई जोर नहीं दिया, लेकिन समाजवाद का मूल गाभा जो होता है वो गाभा है समता। अभी मैं आपको एक बताता हूं कि नवंबर 47 में भारत के घटना समिति ने यह घोषणा की कि लोगों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा की जाएगी और उनको प्रौढ़ मतदान, यानी जो हम फ्रेंचाइज बोलते हैं प्रौढ़ मतदान, वो दिया जाएगा। ठीक है। उसके ऊपर गोलवलकर जी क्या बोलते हैं, इनके गुरु आरएसएस के, कि ये जो घटना समिति ने जो किया है वो एक मजाक किया है और इसका मतलब कुत्ता और बिल्लियों को अधिकार देने के सिवा दूसरा कुछ नहीं। ये उनकी प्रौढ़ मतदार
मताधिकार के ऊपर प्रतिक्रिया। अब मैं जो सावरकर जी की जो बात कर रहा था, हाँ। वो क्या लिखते हैं भारतीय संविधान के बारे में कि भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भारतीय नहीं है। वेदों के बाद मनुस्मृति हमारे हिंदू राष्ट्र के सर्वाधिक पूजनीय ग्रंथ है, जो प्राचीन काल से हमारी रीति रिवाज, संस्कृति, विचार, कर्म का आधार बनी हुई। इस ग्रंथ ने सदियों से हमारे आध्यात्मिक और पारलौकिक उन्नति का पथ प्रशस्त किया है। और यहाँ तक कि आज भी करोड़ों भारतीय अपने जीवन में और व्यवहार में मनुस्मृति की मान्यताओं का अनुपालन कर रहे हैं। मनुस्मृति ही हिंदू लॉ। ठीक है सर। आप अब मुझे बताइए कि ऐसे जिनके विचार है और उनके आइडियोलॉग है, वो क्या भारतीय संविधान का आदर कर रहे हैं? मेरे पास समय आपने कम दिया है, या मैं उसके लिए मेरी कोई तकरार नहीं है आपसे, लेकिन मैं ऐसे 10 उदाहरण बता सकता हूँ। और मैं ये पूछा था, उसका सवाल मुझे अभी तक नहीं आया कि यहाँ जो पैनल में बैठे हैं उसमें से कोई समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। दूसरी बात, ये होने के बाद 78 में तो जो सरकार आई थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, उनमें तो जनसंघ के ज्यादा थे। बाकी सब चीजें उन्होंने रद्द की। ये 2 शब्द क्यों नहीं निकाले? ठीक है, क्योंकि उनकी मंशा पे हमें शक है। उनको 400 सीटें तो इसीलिए चाहिए थी ना, उनके ही लोग कह रहे थे ना, यहाँ बीजेपी के तो कोई दिखते नहीं है अभी यहाँ बैठे हुए, कि हमें संविधान बदलना है, इसलिए हमें 400 पार होना है। तो ये जो सब बातें है ना, ये संविधान के खिलाफ है लोग। ठीक है। और आरएसएस के हिंदू राष्ट्र में भारतीय संविधान एक रोड़ा है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा है कि ये देश अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इस देश के दलितों के लिए वो सबसे बड़ी बुरी बात होगी। और इसलिए इनकी जो मांग है, इस मांग को मैंने आपके पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए। सफल होने नहीं देंगे। मैंने आपके पॉइंट नोट डाउन कर लिए। शब्द हटाने देंगे और उनमें हिम्मत है तो विवेक सर, अभी आपने, वैसे तो आप, मैं सीनियरिटी सिर्फ इसलिए थोड़ी कह रहा हूँ कि आप उम्र में बड़े। 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। एक तो आपने सावरकर को सावरकर जी कह दिया, मतलब मुझे लगता है जो नहीं है उनके पीछे अगर हम रेस्पेक्ट लगाए तो बहुत बेहतर बात है। 1908 तक के जो विवेक सर, मुझे पता है आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, मैं 1 ही घंटा लेकर बैठा हूँ, मेरे पास सिर्फ 50 मिनट्स हैं। ठीक है, मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है। दूसरा आपने कहा वक्त, जब आप इस डिबेट को वापस देखेंगे, लिंक्स में आपके साथ शेयर करूंगा, आप देखेंगे, डिबेट का समय कम है। परफेक्ट सर, मुझे आपने सबसे ज्यादा समय। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अब मैं सीधा डॉक्टर प्रेरणा जी के पास पहुंच रहा हूँ। प्रेरणा जी, अभी आपने दुबे जी को भी सुन लिया, गौरव जैन को भी सुन लिया। गौरव जैन तो कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल कि आप इन 2 शब्दों को इससे हटा दें, प्रेम्बल से आप इनको निकाल दें। फिर ये पूरा विषय विवाद कैसे, क्या देखूं मैं इसमें? जिन परिस्थितियों में ये शब्द डाले गए थे, उन परिस्थितियों के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। उस समय पर सारी प्रेस जो थी वो सेंसरशिप में थी। सारे के सारे जो नेता थे जो कुछ इसके विरुद्ध आवाज उठा सकते थे, वो जेल में बंद थे। आम लोगों के जो अधिकार थे वो निरस्त कर दिए गए थे। उस समय पर एक पॉलिटिकल कारण से और अपनी सत्ता काबिज करने के लिए, स्वार्थ के लिए जब इन शब्दों को संविधान में डाला गया, तो उससे पहले क्या हम बाकी धर्मों का सम्मान नहीं करते थे? हमारे यहाँ शब्द धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है, हमारे यहाँ शब्द होता है सर्वधर्म सद्भाव जी। और यहाँ हजारों वर्षों से विभिन्न प्रकार के दर्शन चलते रहे, विभिन्न प्रकार के विचार चलते रहे, और ये हिंदू धर्म ही है जिसके कारण, जिसको सेक्युलरिज्म शब्द कहें या ना कहें, वो आत्मा, वो भाव हमेशा से इस देश में बना रहा है। जब इस देश के संविधान के अंदर ये शब्द नहीं डाले गए थे, तब भी ये भाव था, और डाल दिए गए तो भी ये भाव है। तो ये इन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इतनी भी बात ठीक है कि जिन हालातों में इसको डाला गया, वो उस समय के डोमेस्टिक, जो यहाँ के हमारे देश के हालात थे, या अंतरराष्ट्रीय बात करें तो यूएसएसआर के साथ आपने समाजवाद की बात की, तो उस दृष्टि से जब उसको डाला गया, और बाद में तो खैर यूएसएसआर भी टुकड़े टुकड़े होकर खत्म हो गया। तो बात यह है कि ये विचार, ये आदर्श हमारे देश का हिस्सा है, क्योंकि वो हिंदू धर्म का हिस्सा है।
और हिंदू धर्म का हिस्सा डॉक्टर होने के प्रेरणा, कारण हम डॉक्टर प्रेरणा मैं हमेशा आपसे से भी, क्योंकि सभी मैं आपसे धर्मों का सद्भाव करते रहे हैं। डॉक्टर प्रेरणा मैं उसके लगातार लिए आपसे हम आपसे निरपेक्ष काउंटर सिर्फ नहीं हो इसलिए कर रहा हूं ना, सकते। अभी भी जो मैं काउंटर इसलिए कर रहा हूं जब मैं जो इस बात को मान संविधान रहा हूं। सिर्फ हाँ सिर्फ 30 सेकेंड्स, हाँ, प्लीज जो प्लीज प्लीज। संविधान जिसके अंदर रामायण से, महाभारत से, जैन धर्म से, सभी धर्मों से सब कुछ डाला गया हो, उन संविधान निर्माताओं की जो मंशा है कभी नहीं हो सकती धर्म निरपेक्षता कहना, क्योंकि धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म उससे बहुत कुछ बढ़कर है। हाँ, ये समझने की आवश्यकता। क्योंकि आप आरएसएस की जानकार है, आपका रिसर्च है, आपका एनालिसिस है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ये विषय, ये विवाद तो ऐसा है, मुझे लगता है आज से 10 साल पहले भी इन्हीं शब्दों को लेकर आरएसएस की सोच, बीजेपी की सोच, कांग्रेस की सोच, इसी तरह की डिबेट्स हमेशा होती रही होंगी, संचालन होता रहा होगा। जब चीजें बदलनी नहीं है, चीजें बदल नहीं सकते। मैं तो गौरव जैन साहब जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, वो कह रहे हैं चीजों को आप बदल ही नहीं सकते, तो बार बार रह रहकर इन चीजों को क्यों उठाया जाता है? डॉक्टर प्रेरणा जी, ऐसा है, अगर मैं एक एकेडमिक हूं और मेरे मन में हमेशा ये बात आती है और मैं कह रही हूं, तो अपनी बात कहना क्या ये स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं है? कोई किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, हाँ। वो चाहे आरएसएस से हो, बीजेपी से या कांग्रेस से, क्या वो अपनी बात नहीं कह सकता? हाँ। और इसी बात का डर था अब बाबा साहब अंबेडकर को, जब उन्होंने कहा कि ये आइडियोलॉजीज फिक्स नहीं कर देनी चाहिए, बल्कि ये लोगों के पास अधिकार होना चाहिए, राज्य के पास अधिकार होना चाहिए, हाँ। कि वो अपने लिए क्या आइडियोलॉजी चूज करना चाहता है। ठीक। तो उस मतलब ये तो और गला घोटने वाली बात हो गई कि कोई बात ही ना करे। बात होगी तभी तो हम अपने लिए कुछ अच्छा, यही तो डेमोक्रेसी की पहचान है, लोकतंत्र की पहचान है। बात होती रहनी चाहिए। परफेक्ट। चीजें बदलेंगी भी तभी जब उस विषय में हम बात करेंगे, संवाद करेंगे। विवेक सर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार मैं जैन साहब के पास हूँ। विवेक सर मैं तुरंत, आपको पता है मैं आऊंगा आपके पास, और दुबे साहब भी मेरे साथ है, दुबे जी आपके पास भी आऊंगा। अब जैन साहब मैं तो आपके उसी पॉइंट पर अटका हूं, जब कुछ हो नहीं सकता बार बार। और देखिए, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, समाज के तमाम मुद्दों पर जैन साहब आप बात भी रखते हैं। राहुल गांधी सीधा कह रहे हैं एक बार फिर से एक्सपोज हो गया आरएसएस, एक बार फिर से एक्सपोज हो गई भारतीय जनता पार्टी। ये लोग बाबा साहेब के संविधान में सांस लेना पसंद नहीं कर रहे, इसीलिए उसको बदलना चाहते हैं। और ये आरोप कुछ नए भी नहीं है, यही आरोप पिछले चुनावों में भी हमने सुने थे। उसके बाद भी सत्ता में अभी भारतीय जनता पार्टी ही है। महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए थे, 2 इलेक्शंस थे, लोकसभा के और विधानसभा के। एक में ये फैक्टर काम किया, दूसरे में नहीं किया। ओवरऑल स्थिति क्या? देखिए, ये आपने पॉलिटिकल बात करती, मैं चूंकि एक वकील की हैसियत से बैठा हूं तो ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अभी तमाम बातें हुई अम्बेडकर जी की और बाकी सब लोगों की। तो अम्बेडकर जी ने भले 1948 में या जब चर्चा हो रही थी उस टाइम पे उन्होंने एक्सप्लिसिटली इसको मेंशन नहीं कराया, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब अम्बेडकर जी ने इस्तीफा दिया था संसद से, तो वो किस लिए दिया था? उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया था, हिंदू कोड बिल जो था उसको वो लोग क्या बोलते पास नहीं होने दे रहे थे, और उसके विरोध में वहां पर अम्बेडकर जी ने इस्तीफा दिया था। और उनका जो एक डर था वो यही था कि जिस तरीके से पाकिस्तान एक मेजोरिटेरियन स्टेट बन गया, उसी तरीके से भारत जो है वो मेजोरिटेरियन स्टेट ना बन जाए। और इतनी बात हमने सेक्युलरिज्म पे करी, जो सोशलिज्म की जो बात करी विवेक जी ने, उस पर भी आप चर्चा करिए कि क्यों जो सोशलिज्म शब्द है उसको जोड़ा गया था और उसके क्या मायने हैं आज के टाइम पे। जो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपका वेलफेयर स्टेट का पूरा एक क्लॉज है कि जो सरकार है, आप समझिए अगर सोशलिज्म की बात नहीं होती तो सरकार ये जो राशन बांट रही है, पीएम आवास योजना बना रही है, ये कहाँ से आ रहे हैं? हाँ। जो लोगों के लिए तमाम स्कीमें दी गई, जो कोविड में सहायता दी गई, हाँ। जो गेहूं चावल सारी पीडीएस की जो व्यवस्था है वो सोशलिज्म है, इसीलिए भारत में है। तो इन दोनों शब्दों का यहाँ पे प्रयोग क्यों करा गया और उससे क्या क्या चीजें हुई हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जस्ट बिकॉज कोई चीज जो है वो इमरजेंसी के दौरान हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंप्लीटली इलीगल है। उसमें अगर कोई इलीगैलिटी होती तो उसके बाद में तमाम अमेंडमेंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाँ। संविधान में उसको हटा दिया जाता। तो इस चीज का जो है ये 73 में ही डिसाइड हो गया था, और उससे पहले भी तमाम जजमेंट हैं और उसके बाद की भी जजमेंट एज रिसेंट एज 2024 के जजमेंट्स हैं, जिसमें सरकार ये खुद अफर्म करती है कि भारत जो है वो सेक्युलर स्टेट है एंड इट शैल रिमेन सो। और ये जो है सरकार ने खुद बोला है अटॉर्नी जनरल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हाँ। तो इन चीजों पर बहस करना, देखिए मुद्दा बनाना, हाँ। सुर्खियां बटोरना, होल एंड सोल ये मुद्दा ही है। होल एंड सोल जैन साहब ये मुद्दा ही है ना, क्योंकि जिन चेहरों का मैं नाम ले रहा हूँ, नितिन गडकरी जी, शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी भारत सरकार के और बड़े चेहरे, वो इन सब चीजों को जानते होंगे। अगर आप अटॉर्नी जनरल की बात करें तो सरकार का रुख ही रखते हैं वो कोर्ट में।
हाँ, तो बिल्कुल, तो सरकार से यही उन्हें पूछना चाहिए कि आप लोकसभा में, आप संसद के बाहर कुछ और बोलते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ और बोलते हैं। हाँ। तो ये तो उन्हें एक बार बताना पड़ेगा कि ये दोहरा मापदंड है, कि ये दोनों अलग अलग जगह अलग अलग उनका चेहरा है। कि सुप्रीम कोर्ट में आप बोलेंगे कि हमें हिजाब हटाना है क्योंकि सेक्युलरिज्म है, हमें ट्रिपल तलाक हटाना है क्योंकि सेक्युलरिज्म है, और वहीं आप बोलेंगे कि हमें सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए। तो एक चीज पे अपनी पोजीशन जो है वो अफर्म करनी पड़ेगी सरकार को और बीजेपी को। उसके बाद ही, जैसे आरएसएस तो बोलते हैं कि हमारा बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, जो कि टोटली गलत है। लेकिन अगर इसको सेकंड करते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि सरकार के एक नुमाइंदे हैं, तो उनको बताना चाहिए, और अगर उन्हें लगता है तो संसद में इसके ऊपर लाएं, चर्चा करें। फिर उन्हें पता चलेगा, या सुप्रीम कोर्ट में फाइल करें, पीआईएल फाइल करें, रिट फाइल करें, एसएलपी फाइल करें, तो जो चीजें वो सामने आ जाएंगी। दुबे जी प्लीज मुझे बताइए, आपने भी कई सारी चीजों को सुन लिया। प्रेरणा जी कह रही हैं अभिव्यक्ति की आजादी तो है, मैं तो बात करूंगी, या आरएसएस के लोग अगर बात करें तो वो तो बात करेंगे, यही तो अभिव्यक्ति की आजादी है, और बहुत ही सदैव अंदाज में हम लोग बात कर रहे हैं। विवेक जी को आपने सुना, गौरव जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ये शब्द हैं तभी तो आज मोदी सरकार घर घर राशन दे पा रही है, घर घर जाकर लोगों को बोल रही है कि अगर झुग्गी में रहते हो तो नया फ्लैट हम ही तो देंगे, तो ये तो जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात रोहित भाई, आपने विवेक जी ने जब बोला सावरकर जी, तो आपने बोला कि बहुत अच्छा लगा आपको, उन्होंने सावरकर जी बोला। तो सावरकर जी उन्होंने इसलिए बोला कि अभी कुछ दिन पहले कोर्ट ने टिप्पणी की थी बकायदे कि अगर किसी भी क्रांतिकारी के ऊपर ये सावरकर जी का अपमान करते हैं तो उनके ऊपर जो है वो सतह संज्ञान में लिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब देश के पक्ष में अगर बोलना हो तो आरएसएस क्यों नहीं बोल सकती भाई? जब देश के खिलाफ बोलना होता है, तब कांग्रेस ने जिस प्रकार से आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या की, तो आरएसएस को भी पूरा अधिकार है। और यहाँ पर कोई शब्दों का परिवर्तन करने की बात नहीं हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो इतिहास है, इतिहास हमेशा जो है वो पढ़ा जाता है और लोग उस पर, इतिहास पर बात करते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कल को जो उनकी नीतियां हैं उस पर भी चर्चा होगी। आज से 20 साल आने के बाद जो युवा पीढ़ी आएगी वो उस पर भी चर्चा करेगी। तो जो कांग्रेस ने आजादी के बाद काम किए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं, लेकिन जब पहली संविधान सभा बनी तो संविधान सभा में बाबा साहब को स्थान ही नहीं दिया, उनको बाहर कर दिया गया। और जब बाबा साहब चुनाव लड़ते हैं तो उनको हराने के लिए भी कांग्रेस पार्टी वो खड़ी हो जाती है। ये सब ऐतिहासिक सच है ना, मेरी तरफ से कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये सब ऐतिहासिक सच है जो इतिहास के अंदर पढ़ा जा सकता है। और जिस प्रकार से साहबानों के केस में बाकायदे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को परिवर्तित किया गया संसद के माध्यम से, तो क्या वो संविधान से छेड़छाड़ नहीं थी? क्या इस तरह संविधान में संशोधन करना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना, ये सब क्या लोकतंत्र के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हुआ? जिस प्रकार से कई सरकारों को, कांग्रेस के समय उनको सरकारों को गिरा दिया गया, और वो सब क्या, ये जो इतिहास के अंदर लिखा है, ये क्या आने वाली पीढ़ी बात नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो खुद इमरजेंसी को एक काला इतिहास बताते हैं। जो इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का सम्मान करते हैं वो भी कहते हैं इमरजेंसी इस देश के ऊपर एक काला धब्बा है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के 10 काम अच्छे हैं, मैं उनकी सम्मान करता हूं, लेकिन उनके जो एक गलत काम हुआ है उस पर निश्चित तौर पर उसको इतिहास में दर्ज है और उस पर चर्चा की जाएगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से 2 शब्दों को संविधान के अंदर डाला गया, अगर वो डाला गया, जो जैन सर कह रहे हैं कोई है ही नहीं, कोई आसपास कोई चीज ही नहीं है, संविधान नहीं था। जैन गौरव जी मेरे साथ जुड़े, सौरभ गौरव जी मेरे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, सदन भी नहीं कर सकता, पार्लियामेंट नहीं कर सकता, ये 2 शब्द हट ही नहीं सकते। ये क्या जो ओरिजिनल संविधान बाबा साहब का था उसमें 2 शब्द थे, ये कह रहे हैं गौरव जी। ठीक है गौरव जी प्लीज रिएक्ट कर दीजिए, मैं बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में हूं, मैं जितना वक्त दे पाऊंगा आप सबको मैं दूंगा। गौरव जी प्लीज। जी देखिए, पहली बात तो उन्होंने बोला कि संविधान सभा में से हटा दिया, संविधान सभा में से किसी को नहीं हटाया था, पहली संसद में भी थे, संविधान सभा में भी थे। दूसरी बात, जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तब वहां पर वो बाहर हुए थे, और जो उन्हें इस्तीफा दिया था वो भी आरएसएस के विरोध में, जो हिंदू कोड बिल में ये संसद के बाहर यहाँ पे वो हो रहे थे, तब उसके अगेंस्ट में दिया था जब महिलाओं को अधिकार मिलते थे। दूसरी बात इन्होंने कहा कि क्या था दूसरा सवाल इनका, इन्होंने बोला कि हटा नहीं सकते। तो वही जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब है कि तमाम चीजें आप चेंज कर सकते हैं, तमाम चीजें चेंज होती भी हैं, तमाम चीजें संविधान में संशोधन होते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का वो आप नहीं बदल सकते। आप वो बदल के, जैसे किसी चीज का कोर होता है ना, तो आप कोर छोड़ के बाकी सब बदल लो, कोर आप नहीं बदल सकते। तो वही बात है कि बहुत सारी चीजें बदल सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि भारत जो है वो गढ़ रहा है, कोई बोले कि हमारे पास वो आ गई, पूरी मेजोरिटी आ गई, लेकिन गौरव आउट ऑफ गौरव
प्लीज सकता है कंटिन्यू तो आप कीजिएगा राजशाही गौरव, बना दो। लेकिन उसी आउट ऑफ प्रकार क्यूरियोसिटी मैं कोई पूछ secular रहा है हूँ कि तो आप उसको डेमोक्रेसी की non-secular नहीं सबसे कर बड़ी सकते। ताकत तो यही ना Socialist है तो आप उसे non गौरव, socialist नहीं कर गौरव सकते। एक डेमोक्रेटिक स्टेट की, एक डेमोक्रेटिक रीजन की सबसे बड़ी ताकत तो यही है कि जनता जनार्दन के मन में क्या चल रहा है उस हिसाब से कोई स्कोप नहीं है। नहीं इसका ये तो जो तुरंत बेसिक जाऊंगा चीज है डॉक्टर ना, प्रेरणा अगर के आप ये पास। संविधान को बोल के कि हमारे पास पार्लियामेंट में मेजोरिटी, हम डेमोक्रेसी खत्म कर दें तो क्या हाँ। हो जाएगा क्या? अगर आप बोलें कि आज नरेंद्र मोदी को भारत का राजा बना दो तो क्या हाँ। बना देंगे कि हमारे पास खत्म की देश तो की थी उनको कांग्रेस संसद में ने, ताकत है। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के समय नामुमकिन है ये, देश क्या आपातकाल लगा करके, फूल तो जमीन। जनता नहीं, ये ने बात उसको बिल्कुल हटा दिया। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और मैं तो लगातार इमरजेंसी भी, क्योंकि मेरा भी ये है कि मैं लगातार गेस्ट के साथ जुड़ रहा हूं, तो ये वो नैरेटिव भी गलत था, फिर इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। डॉक्टर प्रेरणा प्लीज आप इस पर कमेंट कर दीजिए। विवेक सर फिर तुरंत आपके पास आ रहा हूं, आप ही कंक्लूड कीजिएगा। डॉक्टर प्रेरणा। रोहित जी, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जब शुरुआत में सब कुछ नहीं था, जब संविधान बना, हाँ। और 1976 में जब फुल फ्लेश्ड इमरजेंसी चल रही थी, उस समय पे डाला गया। मैं संविधान की जानकार उतनी नहीं हूं जितने गौरव जी जानते हैं, लेकिन जो चीज शुरुआत में नहीं थी बाद में डाली जा सकती थी, तो बाद में हट क्यों नहीं सकती? मेरा तो एक सीधा एक आम व्यक्ति की तरह से मैं ये बात कहना चाहती हूँ। दूसरा बात, आ रहा हूं गौरव, आई एम कमिंग टू यू, 30 सेकंड्स दीजिए फिर आ रहा हूं। गौरव, आई एम कमिंग। ये डॉक्टर प्रेरणा प्लीज। संविधान लोगों को और राज्य को शक्ति देने के लिए है, ना कि उनके विचारों को एक तरह से आइडियोलॉजीज में बांध के और उनको दबाने के लिए है। तो इसका प्रयास करना चाहिए। एक 30 सेकंड में डॉक्टर प्रेरणा मुझे ये भी बता दीजिए, ये शब्द बिल्कुल नागवारा है, आरएसएस को नहीं चाहिए ये शब्द। मैं नहीं चाहता आज से 10 साल बाद वापस मैं आपके साथ जुड़ूं और इसी टॉपिक पर बात कर रहा हूं। ये शब्द जो है, ये लिंग्विस्टिकली देखा जाए और इसको एकेडमिक दृष्टि से देखा जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये शब्द जो जोड़े गए, क्या वो ठीक तरीके से जोड़े गए? क्या वो भारत के संविधान का ठीक से इन आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं? गॉट योर पॉइंट मैम, गॉट योर होना पॉइंट। चाहिए। गौरव प्लीज रिस्पॉन्ड, फिर मैं विवेक सर के पास जा रहा हूं। मैम ने एक बात करी कि जो अंबेडकर जी ने नहीं लिखा था उसको बिल्कुल भी नहीं, तो अंबेडकर जी ने तो 370 भी उसमें इंसर्ट कराया था, तो आपने फिर वो क्यों हटा दिया? नहीं तो वो यही तो कह रही है कि अगर लोगों के सेंटिमेंट्स आएंगे तो संशोधन हो सकते हैं, इससे पहले भी हुए। संशोधन उन्हीं चीजों का कर सकते हैं जिनकी संशोधन करने की आज्ञा है। मूल स्ट्रक्चर को आप नहीं छेड़ कर सकते। हाँ ठीक है, गॉट योर पॉइंट। विवेक सर मैं आ गया आपके पास, प्लीज। देखो, मैं बहुत जल्द में मेरा समाप्त करूंगा। एक तो पहले जो सावरकर जी में कहा, वो एक क्रांतिकारक के लिए कहा। जब सावरकर के डिबेट होगी सावरकर पर, तब सावरकर जी ने क्या क्या किया इस देश का नुकसान, वो भी हम उस पर हम बात करेंगे। मुझे लगता है वो मैं उस पर भी बात करूंगा। मुझे लगता है जिस तरीके से आजकल ट्रेंड चल रहा है वो सारी चीजें आएंगी। हाँ बोलिए सर, प्लीज प्लीज। दूसरी बात, जो अम्बेडकर जी का अभी उनको बहुत प्यार आ गया है ना, वो उन्होंने हिंदू कोड बिल की बात की। अभी हिंदू कोड बिल पे मैं 2 कोड पढ़ देता हूँ, बाद में मुझे कुछ नहीं कहना है। और प्रेरणा जी एक कोड आप बिल्कुल सुनिए, बोलिए। देखो, अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लिखा, जिसका मकसद हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार करना और महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार व अन्य अधिकारों की गारंटी करना। आरएसएस हिंदू कोड विरोधी कमेटी का हिस्सा था। गोलवलकर ने घोषणा की कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलने से पुरुषों के लिए भारी मनोवैज्ञानिक संकट खड़ा हो जाएगा, जो मानसिक रोग और अवसाद का कारण बनेगा। ये आरएसएस के विचार महिलाओं के बारे में। अभी रामचंद्र गुहा जी ने इंडियन एक्सप्रेस में 10 दिसंबर 2015 में एक आर्टिकल लिखा है। उसमें वो क्या कहते हैं, वो मेरा लास्ट ये है, इसके आगे मेरे को कुछ बोलना नहीं है। इमरजेंसी के ऊपर भी मैं चर्चा करने को तैयार हूँ। इमरजेंसी में जो अतिरेक हुआ उसके लिए हमारे सिर्फ इंदिरा जी ने सिर्फ ही गलती कबूल नहीं की है, जिनका कोई संबंध नहीं था। सोनिया और राहुल जी ने भी गलती कबूल की है। उनको सिर्फ उसको बार बार घिसना है, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। तो गुहा जी क्या लिखते हैं कि 11 दिसंबर अम्बेडकर का प्यार आया है ना, तो अम्बेडकर क्यों छोड़ के गए वो भी सब। तो विवेक सर वो ये आरोप कांग्रेस पर भी, विवेक सर आप मुझे जो क्रॉस करना है कीजिए। विवेक सर वो कह रहे हैं कि आपको भी तो अम्बेडकर जी पर प्यार आ गया, वरना उनके खिलाफ कैंडिडेट कौन खड़ा था, किसने किया था, इस पर भी बता दीजिए। उनके साथ थे क्या? आरएसएस वाले उनके साथ क्या अम्बेडकर जी का प्रचार कर रहे थे? सर आपने माना कि इमरजेंसी गलत थी, कांग्रेस ने माना इमरजेंसी गलत थी। उस वक्त के लोग, राजीव जी कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। धीरे धीरे उस पर मंथन चिंतन होता है ना। हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, गलत थी, आज हिंदू कह रहे हैं ना 3 तलाक गलत था, लोग कह रहे हैं ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हाँ आप ये देखो,
इस पर भी मैं बात करूंगा। वो दंगा करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए नहीं कहा था, लेकिन ये कोट पहला पढ़ो कि 11 दिसंबर 1949 में आरएसएस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली की, जिसमें एक के बाद एक वक्ता ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया। एक ने तो इसे हिंदू समाज पर एटम बम कहा। अगले दिन आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने असेंबली भवन पर जुलूस निकाला, हिंदू कोड बिल मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री और डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए और एक डिबेट में जिनके ये बताया था कि उन्होंने 69 बार डॉक्टर अंबेडकर जी के पुतले फूके हैं। ये क्या बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी की। ठीक है, अब एट दी होल एंड सोल मैं शुरुआत में भी इस चीज को कह रहा था, हम संविधान के कोतवाल हैं, हम हैं अम्बेडकरवादी, ये हर तरफ से बातें आ रही है, लेकिन दर्शकों के बीच में भी मैं इस बात को मानता हूं कि ये शानदार पैनल ने जो बातें रखी ना, दर्शकों के बीच में कम से कम एक क्लैरिफिकेशन, एक क्लैरिटी किया। इट्स माय प्लेजर विवेक सर, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच। वक्त इतनी इजाजत देता है, हालांकि कई और विषयों पर हम घंटों संवाद कर सकते हैं, वो मैं समझ गया। थैंक यू सो मच सर। जैन सर, थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ। दुबे जी बहुत धन्यवाद, सौरभ एंड गौरव दोनों मेरे साथ बने रहे। एंड डॉक्टर प्रेरणा, इट्स रियली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच।